हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की जियोग्राफी का 3rd चैप्टर, जिसका टाइटल है आर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं, जिस अर्थ पर रहते हैं, वहाँ पे क्या क्या मूवमेंट होते हैं और क्यों होते हैं, और जो जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्यों होती है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। तो जो हमारी अर्थ है उसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स होती है। हमारा जो ये प्लेनेट है, जो ये अर्थ है, इसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और ये कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है, इसमें कई सारी प्लेट्स है। तो हम जानेंगे कि हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं वहाँ पे कौन कौन सी लेयर्स है। सबसे अंदर अगर हम जिस लेयर की बात करते हैं वो है आपकी इनर कोर। उसके ऊपरी हिस्से पे जो लेयर आती है वो है आपकी आउटर कोर, एंड देन है आपकी लोअर मेंटल, फिर है आपकी अपर मेंटल। और जिस अर्थ पे हम रहते हैं, जिस ऊपरी हिस्से पे हम रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। तो जानते हैं दोस्तों, अर्थ इज़ ए आउटर लेयर इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो जो ये क्रस्ट है इसे हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। तो हमारे इस पृथ्वी पे काफ़ी सारी प्लेट्स होती है और ये मूवमेंट करती रहती है। तो आप कई बार देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो, या हमको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह के अंदर जो भी प्लेट्स है वो मूवमेंट करती रहती है। और ये मूवमेंट क्यों करती है? क्योंकि हमारे यहाँ पे धरती के अंदर जो एक मैग्मा, पिघला हुआ जो मैग्मा है, वो क्या करता है? वो सर्कुलर मोशन में हिलता रहता है, घूमता रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? प्लेट्स भी घूमती रहती है, और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पे जो भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है, वोल्केनो देखने को मिलता है, वो सब हमको इसी वजह से देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर है वो किससे बनी है? क्रस्ट और अपर मेंटल से। दिस लेयर इज स्प्लिट इनटू पीसेस कॉल्ड लिथोस्फीयर प्लेट्स। दीज प्लेट्स मूवमेंट कोज चेंजेस ऑफ अर्थ सरफेस। तो इन प्लेट में जो मूवमेंट आता है, इनकी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस में, हमारे अर्थ के लैंड फॉर्म में चेंजेस आते हैं। और ये जो प्लेट्स है ये क्या होती है? आपकी इरेगुलर और स्टिफ होती है। हमेशा रेगुलरली इनमें चेंजेस नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक साल में कई बार आपको भूकंप देखने को मिल जाएगा, और कई बार ऐसा होता है कि आपको 10-20 सालों तक कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो प्लेट्स का जो मूवमेंट है ये बहुत ही इरेगुलर और स्टिफ है। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी फोर्सेस है जो इनके ऊपर कार्य करती है। अगर कोई प्लेट्स मूव कर रही है तो वहाँ पे फोर्स तो होगी। तो फोर्स भी आपकी दो टाइप की होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस इंटरनल होती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस आपकी आउटर होती है, एक्सटर्नल होती है। तो जो फोर्सेस आपके आंतरिक रूप से कार्य करती है उन्हें हम कहेंगे एंडोजेनिक, और जो फोर्सेस आपके बाहरी तौर पे कार्य करती है उसे हम कहेंगे एक्सोजेनिक। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है एक्ट इनसाइड द अर्थ। और एंडोजेनिक जो फोर्सेस है इसके अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को काउंट करते हैं? सडन और कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। इसके अंदर आकस्मिक और धीमी गति से होने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाता है। सडन फोर्सेस में कौन कौन सी काउंट होगी? आपकी वोल्केनो, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है ये किसकी वजह से होती है? आपके एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएगी? इरोजनल और डिस्पर्सिव। तो आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस में आएगी इरोजनल और डिस्पर्सिव, और ये क्या है? आपके एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरिक बल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो क्या है? भूकंप क्या है और ये क्यों आता है? वोल्केनो फॉर्म फ्रॉम फोर्सेस इनसाइड द अर्थ। जब हमारी पृथ्वी के इनसाइड में जब मैग्मा इकट्ठा हो जाता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से काफ़ी दूर चली जाती है, तो वहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होता है। दे वेंट और क्रैक्स इन द क्रस्ट वेयर मैग्मा इरप्ट्स। तो जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो जो मैग्मा है वो इरप्ट्स होता है और बाहर आता है। द मैग्मा दैट कम्स आउट इज कॉल्ड लावा। तो जो मैग्मा जो पिघला हुआ जो बाहर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। वोल्केनो हैपन्स वेयर प्लेट मीट्स और मूव अपार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दे अकर एट प्लेट बाउंड्रीज। और ये कहाँ होता है? प्लेट्स की बाउंड्रीज पे होता है। तो वॉल्केनोज कैन बी माउंटेड, हिल्स, प्लेट्यू और अंडर वाटर। तो जो आपकी ज्वालामुखी है वो आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। आपके अर्थ सरफेस पे, माउंटेन्स में, अंडर वाटर जो माउंटेन है वहाँ पे, जो आपके पठार हैं, जो आपके प्लेट्यू है वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। दे आर एक्टिव और डॉर्मेंट
बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। तो जो आपकी ज्वालामुखी है, हो सकता है कि वो एक्टिव हो, वहाँ पे हर साल ज्वालामुखी फटता हो, और कुछ ऐसे ज्वालामुखी हो सकते हैं जो इरप्ट नहीं होते हैं, जो काफ़ी सालों से सोए हुए हैं। येलोस्टोन हैज़ ए सुपर वॉल्केनो दैट कुड डिवास्टेटेड द प्लेनेट इफ़ इट इरप्ट्स। येलोस्टोन करके आपका एक ज्वालामुखी है जो आपका कहाँ पे है, यूएसए में है, आपका दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो किसी दिन अगर इरप्ट होता है तो वो पूरे प्लेनेट को, पूरे अर्थ को ख़त्म करने की कैपेसिटी रखता है। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, भूकंप की। तो जब हमारी लिथोस्फीयर में, हमारे अर्थ प्लेनेट में जो प्लेट्स होती है वो जब मूवमेंट करती है, जब वो अपनी फोर्सेस पे कार्य करती है, तो कई बार क्या होता है वो टकराती है, या उनके मूवमेंट करने से जो वाइब्रेशन पैदा होता है उसे हम क्या कहेंगे, अर्थक्वेक और भूकंप। कभी कभी ये वाइब्रेशन इतना कम होता है कि हमें भूकंप का एहसास भी नहीं होता कि आसपास में भूकंप भी आया है, बट कभी कभी ये वाइब्रेशन इतना तेज होता है कि ये आसपास के कितने ही किलोमीटर में फील किया जा सकता है। जैसे कि 26 जनवरी 2001 में गुजरात की एक जगह है, भुज टाउन है, वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप महसूस किया गया था, और वहाँ पे जो भूकंप महसूस किया गया था वो कितना था, 6.9 रिएक्टर स्केल पे इतना बड़ा भूकंप था, और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे। अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, भूकंप की, तो दे स्टार्ट इन द क्रस्ट नॉन एज द फोकस। तो जहाँ ये वाइब्रेशन पैदा होता है इसे हम क्या कहेंगे, फोकस। तो जो आप ये रेड पॉइंट देख सकते हो इसे हम क्या कहेंगे, फोकस। और इसके पास वाली जो आप ये सर्कल देख रहे हो इसे हम क्या कहेंगे, एपिक सेंटर, अधिकेंद्र। तो जहाँ फोकस होता है उसके पास वाला जो एपिक सेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, और इसके बाद जैसे जैसे आप दूरी पे जाओगे आपको भूकंप के झटके कम महसूस होंगे। डिपेंड करता है कि भूकंप की स्पीड कितनी है, भूकंप कितना तेज आया है। भूकंप को मेजरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। ठीक है, वेव्स ट्रेवल फ्रॉम द इपिक सेंटर। तो जो आपकी तरंगे हैं वो कहाँ से जाती है, इपिक सेंटर से ट्रेवल करती है हर डायरेक्शन में। एंड भूकंप को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। और भूकंप को मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन दी अर्थ। तो पृथ्वी पे जो जो चेंजेस आते हैं, आपकी अर्थक्वेक हो गया, आपका वॉल्केनो हो गया, आपका फ्लड हो गया, आपका सुनामी हो गया, या जो जो हम चेंजेस फेस करते हैं, तो इससे क्या क्या पृथ्वी पर चेंजेस आते हैं। आप जैसा कि ये फ़ोटो देख सकते हो, कैनियंस, घाटी, नदी, एंड आपके जो माउंटेन एरियाज, जो आपके हिल एरियाज़ हैं, आपके जो भी लैंडफॉर्म्स हैं, ये कैसे बनते हैं। हमेशा ये लैंडफॉर्म हर साल ऐसे नहीं रहते हैं, इनमें हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अर्थ इज़ लैंडस्केप चेंज ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। तो हमारी अर्थ का जो लैंडस्केप है, जो स्ट्रक्चर है, वो हर साल बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो मौसमी गतिविधियाँ होती है, कई बार कहीं बर्फ़ गिरती है, कई बार बाढ़ आ जाती है, तो उनमें जो चेंजेस आता है, उनका जो पानी का जो एरिया बढ़ता है या कम होता है, कहीं रेगिस्तान एरिया बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है, या कहीं समुद्री एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी चेंजेस आते हैं हमारे क्लाइमेट में, तो उन सब वजह से हमारा जो लैंडफॉर्म है अर्थ का वो चेंज होता रहता है। वेदरिंग ब्रेक रॉक्स ऑन दी सरफेस। तो जब भी आपकी मौसमी घटनाएं होती है, जब आप देखते होंगे कि जहाँ माउंटेन एरिया में जहाँ बर्फ़ जमा है, तो जब वहाँ पे बिजली चमकती है या ऐसी कुछ भी मौसमी ताकतें कार्य करती है, वेदरिंग होती है, तो वो चट्टानों को तोड़ देती है, और वही छोटी छोटी चट्टानें क्या होती है, फिर जम जाती है, उसी सरफेस का हिस्सा बन जाती है। इरोजन फॉर्म्स लेयर ऑन दी अर्थ सरफेस। और जो आपका मिट्टी का अपरदन होता है, या आपकी चाहे मिट्टी को चाहे नदी बहा के ले जाए, चाहे विंड बहा के ले जाए, या कोई भी फॉर्म हो, उससे भी क्या होता है, अर्थ के सरफेस में चेंजेस आते हैं। एजेंट्स लाइक वाटर, आइस एंड विंड। तो आपकी जो इरोजन के 3 मेन फैक्टर हो सकते हैं, वाटर, आइस और विंड। इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। तो आपका जो अपरदन है और एक निक्षेपण है। इरोजन में आपकी जो भी सरफेस की जो मिट्टी है या जो भी है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और डिपोजिशन में एक जगह से दूसरी जगह आके जमा होता है और हमारे अर्थ के लैंडफॉर्म को चेंज करता है। इरोजन बाय रिवर। नदियाँ किस तरह से मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाती है। रिवर प्लेज ए बिग रोल इन वियरिंग अवे लैंड। जो नदियाँ हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिट्टी के अपरदन को बढ़ाने में।
वाटरफॉल्स फॉर्म वेयर रिवर वाटरफॉल्स ओवर रॉकी और स्टीप एरियाज। तो जो आपके झरने हैं, जो आपके वाटरफॉल है, वो कैसे बनते हैं? जब किसी खड़ी चट्टान से जब पानी एक जगह से दूसरी जगह गिरता है, या किसी कठोर चट्टान से पानी एक जगह से दूसरी जगह गिरता है, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? आपके वाटरफॉल क्रिएट करते हैं, आपके झरने बनते हैं। इन फ्लैट एरियाज रिवर विंड एंड लूप मेकिंग बैंड्स कॉल्ड मिएंडर्स। अगर हम बात करें समतल ज़मीन की, तो क्या होता है? जो आपकी हवा है, जो आपकी नदी है, जो आपका लूप है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ बनाते हैं, मिएंडर्स को क्रिएट करते हैं। और कई बार क्या होता है, ये जो मिएंडर्स है, ये क्या होता है? गेट क्लोजर एज इरोजन एंड सिल्ट बिल्डअप। तो ये जो मिएंडर है, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ये मिट्टी के बहाव को अपने साथ लेके आते हैं और क्या बनाते हैं? सिल्ट, एक दलदली जमीन का निर्माण करते हैं। ए मिएंडर दैट सेपरेट्स फ्रॉम द मेन रिवर बिकम एन ऑक्सबो लेक। कई बार क्या होता है, इन टेढ़े मेढ़े मिएंडर्स में फ्लड आ जाती है, तो ये जो पानी है ये काफ़ी फैल जाता है और जो भी सिटी एरिया है, जो भी ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे पहुँच जाता है। पर जब ये बाढ़ का टाइम चला जाता है, ये टाइम निकल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो पानी है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो जो ये पानी कहीं ना कहीं रह गया, तो ये एक छोटी सी झील बन जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक। इस झील को हम क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक। जब कभी इन मिएंडर्स में या आपकी जो भी रिवर है, उनमें जब फ्लड्स आ जाती है, तो ये क्या अपने साथ मिट्टी को लेके आते हैं। और ये जो सेंडिमेंट्स होते हैं, ये इतने फर्टाइल होते हैं कि ये एक ऐसी ज़मीन का निर्माण करते हैं, क्रिएटिंग फ्लैट और फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे आप कुछ भी यूज़ करोगे, जहाँ आप एग्रीकल्चर करोगे या आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे, आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और इस साइड को हम क्या बोलेंगे? दिस रिवर साइड इज़ कॉल्ड डाइक। अगर हम बात करें, हर नदी किसी ना किसी ओशियन में जाकर मिलती है, बट ये ओशियन तक पहुँचते पहुँचते इनकी स्पीड क्या हो जाती है? बहुत स्लो हो जाती है एंड ये कई भागों में टूट जाती है। और जो ये इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स में ये टूट जाती है या बिखर जाती है, इसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज या इसकी सहायक नदी। और ये क्या क्रिएट करती है? इनके साथ जो भी सेंडिमेंट्स होते हैं, इनके आसपास का जो भी एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और ये बहुत ही रिच एरिया, सेंडिमेंट रिच डेल्टा क्रिएट करती है, सेंडिमेंट रिच फर्टाइल एरिया क्रिएट करती है, जिससे आप कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हो, ये जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। That's all. Thank you.